बेंगलुरु का विशाल लोटस हार्ट एंड किडनी हॉस्पिटल, चमचमाती सफेद दीवारें, एंटीसेप्टिक की तेज महक, मॉनिटरों की लगातार बीप बीप करती आवाज, और उसी बीच धीरे धीरे खुलती एक जोड़ी आंखें। वो आंखें आर्या की थी। उसे महसूस हुआ कि उसके पेट के पास हल्का दर्द है, जैसे कोई चुभन। अगले ही सेकंड सब याद आ गया। कल ही उसने अपनी एक किडनी अपने पति समर्थ को दान की थी। एक हल्की मुस्कान उसके होंठों पर आई। दिल में सिर्फ एक बात थी, बस एक बार उसे देख लूं, बस एक बार। वो धीमी आवाज में बोली, नर्स, समर्थ कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। नर्स ने कोमल आवाज में कहा, मैडम, आप अभी ऑपरेशन से निकली हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। पर आराम? आर्या के दिल में जो तूफान चल रहा था, उसके सामने आराम शब्द की कोई कीमत नहीं थी। 2 दिन बाद डॉक्टर ने कहा, अब आप समर्थ से मिल सकती हैं, पर व्हीलचेयर पर जाना होगा और ज्यादा देर नहीं रुकना। सास कावेरी जी और ससुर रघुवीर जी उसके साथ थे। आर्या की सांसें तेज थी। उसका दिल कह रहा था, समर्थ मुझे देखेगा तो रो पड़ेगा, मेरा हाथ थामेगा, धन्यवाद कहेगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसका त्याग समर्थ के दिल तक पहुंच चुका होगा। कमरे का दरवाजा खुला। समर्थ बिस्तर पर लेटा था, चेहरा पीला पर जिंदा। आर्या को जैसे सारी दुनिया मिल गई हो। वो कांपते कांपते आगे बढ़ी, उसका हाथ थामने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, और अचानक एक झटका। समर्थ ने उसका हाथ झटक दिया। उसकी ठंडी बेरहम आवाज सुनाई दी, आर्या, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। कमरा जैसे अचानक बहरा हो गया। आर्या की सांस रुक गई। उसकी रीढ़ में मानो बर्फ उतर गई। उसके हाथ ठंडी पड़ गए। सास ससुर स्तब्ध थे। कावेरी जी टूटते हुए बोली, समर्थ, ये क्या कह रहे हो? इसने अपनी किडनी देकर तुम्हें नया जीवन दिया है। समर्थ ने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मैंने फैसला कर लिया है। आर्या चुप, बिल्कुल चुप। आंखों से बहते आंसुओं को उसने पोंछने की भी कोशिश नहीं की। दिल में बस एक सवाल, क्यों? आखिर क्यों? उस रात वो सो नहीं सकी। छत को घूरते हुए बस एक ही इरादा बन चुका था, मैं इस तलाक के पीछे की वजह जानकर रहूंगी। बिना कारण समर्थ ऐसा नहीं कर सकता। अगली सुबह डॉक्टर की अनुमति से वो कुछ घंटों के लिए घर लाई गई। घर में सब सन्न थे। रघुवीर जी बोले, बेटी, थोड़ा आराम कर लो, कपड़े भी बदल लो। वो अपने कमरे में गई। सामान समेटते हुए उसकी नजर एक दराज पर पड़ी, जिसमें समर्थ की पुरानी मेडिकल फाइलें रखी होती थी। बस यूं ही उसने फाइल खोली। एक पुरानी रिपोर्ट हाथ में आई। 2 महीने पुरानी पेट-सीटी रिपोर्ट। रिपोर्ट पर लिखा था, लिम्फ नोड्स बड़े दिखाई दे रहे हैं, कैंसर की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, आगे जांच जरूरी। नीचे डॉक्टर की लिखावट, पेशेंट को बता दिया गया है, दूसरे विशेषज्ञ की सलाह ले। आर्या का दिल धक से रुका। उसके होंठ कांपे। हे भगवान, यही वजह है, यही तो कारण था। समर्थ इसे छुपा रहा था। समझ रहा था कि अगर उसे सच में कैंसर हुआ तो आर्या इस जवान उम्र में विधवा ना हो जाए। इसलिए उसे खुद से दूर कर देना चाहता था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, गुस्सा भी, प्यार भी, दुख भी। वो रिपोर्ट लेकर नीचे आई। रघुवीर जी ने पढ़ते ही चेहरा ढीला छोड़ दिया। ये तो बहुत गंभीर लग रही है। कावेरी जी रो पड़ी, बेटी, उसने हमको भी नहीं बताया। आर्या ने सीधी दृढ़ आवाज में कहा, अब और छुपाना नहीं चलेगा, सच का सामना अभी होगा। मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रही हूं। उसी शाम उसने बेंगलुरु के सबसे बड़े कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अभय पाटिल का अपॉइंटमेंट ले लिया। रात को वो वापस अस्पताल लौटी। समर्थ आंखें बंद किए लेटा था। आर्या उसके पास बैठी और धीमे से बोली, समर्थ, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट देखी है, अब मुझे सब समझ आ गया है, लेकिन सुन लो,
चाहे जो भी सच निकले, मैं तुम्हारे साथ हूं। तलाक की बात फिर मत करना। समर्थ ने पलकों को धीरे से खोला, चेहरा पीला, डर से भरा। एक आंसू उसके गाल पर लुढ़क गया। आर्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, यह हाथ मैंने दिल से पकड़ा है, इसे झटकने की कोशिश मत करना। उसकी आंखों में एक डर था और आर्या की आंखों में एक वादा, साथ चलने का। अगली सुबह बेंगलुरु की ठंडी हवा में भी एक अनजाना डर घुला हुआ था। आर्या व्हील चेयर पर खुद को संभालती हुई समर्थ के कमरे तक पहुंची। नर्स ने बताया था कि आज समर्थ को डिस्चार्ज नहीं करना है, लेकिन बाहर 2-3 घंटों के लिए वे उसे डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। सास ससुर ने सारी तैयारियां कर ली थी। आर्या ने सास कावेरी जी से कहा, मां, आज चाहे जो हो, हम सच से भागेंगे नहीं। कावेरी जी ने उसका हाथ थाम लिया। तू ही हमारी हिम्मत है बेटी। आर्या ने ससुर रघुवीर जी को रिपोर्ट वापस दी। वे बोले, हम आज डॉक्टर अभय पाटिल से सब सच पूछेंगे, कितना भी बड़ा डर हो, अब छुपाएंगे नहीं। कुछ देर बाद एम्बुलेंस वैन उन्हें लेकर नानक टेक मेडिकेल सेंटर, बेंगलुरु के प्रतिष्ठित कैंसर सेंटर की ओर जा रहा था। कार के हर झटके के साथ आर्या का दिल भी कांप रहा था। समर्थ चुप था, बिल्कुल चुप, जैसे उसकी सारी भावनाएं अंदर कैद हों। आर्या ने धीरे से कहा, समर्थ, अगर कुछ भी निकला तो हम साथ लड़ेंगे, तुम अकेले नहीं हो। समर्थ ने आंखें झुका दी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। इसलिए ही तो तुम्हें छोड़ना चाहता था आर्या, तुम टूट जाओगी। आर्या ने दृढ़ता से कहा, टूटती वही चीज है जिनके बीच खालीपन होता है। हमारे बीच कोई जगह ही नहीं है कि हम टूट सके। कार में गहरी खामोशी छा गई, लेकिन अब वो खामोशी डर की नहीं, एक नई उम्मीद की थी। डॉक्टर का कमरा, वेयर ट्रूथ बिगिंस। डॉक्टर अभय पाटिल, बेंगलुरु के जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट। सफेद कोट, दाई और नाम की प्लेट, बर्फसी शांत आंखें, लेकिन उनमें एक अजीब भरोसा था। रिपोर्ट मुझे दे दीजिए, डॉक्टर ने कहा। रघुवीर जी ने फाइल आगे बढ़ाई। डॉक्टर पाटिल ने हर रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा। अचानक उनकी भ्रिकुटियां चढ़ी। वे बोले, समर्थ, तुम्हारे लिम्फ नोड्स बड़े जरूर दिख रहे हैं, लेकिन ये कैंसर का पक्का संकेत नहीं है। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति ने एक साथ सांस ली, लेकिन आगे की बात और भी महत्वपूर्ण थी। कई बार किसी पुराने इंफेक्शन या दवा की वजह से भी ये साइज बढ़ जाता है। आर्या का दिल हल्का हुआ पर पूरी तरह शांत नहीं। डॉक्टर आगे बोले, हम 2 चीजें करेंगे, ब्लड पैनल और ट्यूमर मार्कर टेस्ट, पेट सीटी रीस्कैन, तभी हम सच में बता पाएंगे कि ये क्या है। आर्या ने तुरंत पूछा, और अगर कैंसर हुआ तो? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, मेरा काम है इलाज करना। किसी भी स्टेज पर आशा खत्म नहीं होती, और मुझे नहीं लगता कि ये मामला उतना खतरनाक है जितना पहली रिपोर्ट में दिख रहा है। ये सुनकर कावेरी जी रो पड़ी। आर्या ने मां को गले लगा लिया। समर्थ बस खामोश, बहुत खामोश, जैसे वो खुद को दोषी मान रहा हो। हॉस्पिटल से लौटते समय वो पल जो आर्या कभी नहीं भूलेगी। कार में लौटते समय कावेरी जी ने समर्थ से कहा, बेटा, तूने इतना बड़ा बोझ अकेले क्यों उठाया? हमें बताया होता तो हम सब साथ खड़े होते। समर्थ की आंखें झुक गई। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से कोई दुखी हो, खासकर आर्या। आर्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा भी था, प्यार भी। समर्थ, तुम समझते क्या हो मुझे? मैं तुम्हारी पत्नी हूं, डर नहीं, ताकत हूं। उसकी आवाज में जो दृढ़ता थी, उसने समर्थ को अंदर तक हिला दिया। पर उसकी अगली पंक्ति ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। अगर तुम्हें सच में कुछ हो भी जाता तो मैं तुम्हारा साथ आखिरी सांस तक देती। तुम्हें खोने का डर मुझे छोड़ने की वजह कैसे बन सकता है? समर्थ की आंखें भर आई। वो कुछ बोल नहीं सका। अगले 72 घंटे खुशनुमा उम्मीद और घुटन भरी बेचैनी। टेस्ट शुरू हो गए, खून लिया गया, मार्कर चेक हुए,
नई स्कैनिंग की तारीख दी गई। हर रिपोर्ट में 24 घंटे लगते थे और हर सेकंड एक युग जैसा लगता था। रात को जब अस्पताल की लाइटें कम हो जाती, समर्थ की सांसों की आवाज आर्या को सुनाई देती थी। वो पास बैठकर उसके हाथ को पकड़ लेती। उसे नींद नहीं आती। उसे डर तो था, पर उससे ज्यादा था उसका अटूट विश्वास। अगर तू नहीं होता तो मैं भी टूट जाती। कभी कभी वो चुपचाप समर्थ को देखती, उसके चेहरे पर लिखे डर को पढ़ लेती। रिपोर्ट का दिन एक धड़कन रुकने जैसा पल। शाम 6 बजे रिपोर्ट आने वाली थी। डॉक्टर पाटिल ने उन्हें अपने केबिन में बैठाया। कुछ मिनटों बाद दरवाजा खुला। एक नर्स फाइल लेकर आई। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। नर्स ने फाइल डॉक्टर को दी। डॉक्टर ने पेज पलटा। कई सेकंड तक पढ़ते रहे। उनका चेहरा बिल्कुल गंभीर। आर्या की धड़कन रुक गई। समर्थ की हथेलियां पसीने से भीग गई। कावेरी जी भगवान का नाम ले रही थी। रघुवीर जी सांस रोके बैठे थे। और फिर डॉक्टर ने फाइल नीचे रखी। उनके होठों पर हल्की मुस्कान आई। समर्थ, तुम्हें कैंसर नहीं है। रिपोर्ट बिल्कुल साफ है। जो दिख रहा था वो दवा और सूजन का असर था। चिंता की कोई बात नहीं। आर्या की आंखों से आंसू खुद ब खुद बह निकले। वो रो पड़ी, पर ये आंसू डर के नहीं, राहत के थे। समर्थ अविश्वास में था। मतलब, मैं ठीक हूं? हां, डॉक्टर बोले, पूरी तरह। बस 3 महीने बाद दोबारा जांच करवा लेना। समर्थ ने धीमे से आर्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में अपराध बोध, प्यार और टूटा हुआ गर्व सब मिला हुआ था। आर्या ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ आया समर्थ, डर से भागकर नहीं, सच का सामना करके ही शांति मिलती है। समर्थ की आंखें फिर से भर आई। आर्या, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मुझे माफ कर दो। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा, इस बार कसकर, जैसे खोने का डर दिल से निकल चुका हो। रिपोर्ट की सच्चाई सामने आने के बाद जैसे पूरा बेंगलुरु आर्या और समर्थ के लिए किसी उत्सव की तरह चमक उठा था। उसी शाम डॉक्टर पाटिल के केबिन से बाहर आते समय कावेरी जी ने राहत की लंबी सांस छोड़ी और समर्थ को गले लगा लिया। बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है। उनकी आवाज रोते रोते फटी हुई थी। रघुवीर जी ने बेटी की तरह आर्या के सिर पर हाथ फेरा। बेटी, आज अगर तुम हिम्मत न करती तो हम सब अभी भी डर और गलतफ हमी में फंसे रहते। आर्या मुस्कुराई, लेकिन उसके भीतर अभी भी एक सवाल गूंज रहा था। क्या समर्थ सच में समझ गया है कि प्यार त्याग नहीं, साथ मांगता है? अस्पताल लौटते समय कार में सिर्फ दस्तावेज नहीं, बल्कि भावनाओं का भार भी था। समर्थ बार बार पीछे मुड़कर आर्या को देख रहा था। वो नजरें बिल्कुल वैसी थी जैसे किसी को अचानक एहसास हुआ हो कि उसने किसी अनमोल चीज को ठुकरा दिया था। कार में चुप्पी तोड़ते हुए समर्थ बोला, आर्या, अगर मैं कहूं कि मुझे अपने किए पर शर्म आ रही है तो क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? आर्या ने खिड़की से बाहर सड़क पर भागती रोशनी को देखते हुए कहा, समर्थ, माफी कभी शब्दों से नहीं मिलती, रिश्तों से मिलती है। तुम मुझे माफी मत दो, मुझे अपनी जिंदगी में वो जगह दो जहां डर की नहीं, भरोसे की जरूरत हो। उसने उसकी ओर देखा। उस पल समर्थ की आंखों से 2 बड़े बड़े आंसू गिर पड़े। वो आंसू पश्चाताप के भी थे और प्यार के भी। अस्पताल का कमरा, जहां कल तक तलाक की बात थी, आज वही जीवन लौट आया। डिस्चार्ज का दिन आ गया था। समर्थ अभी भी कमजोर था और आर्या की टांकों का दर्द भी पूरी तरह कम नहीं हुआ था, लेकिन दिल का दर्द जैसे धुएं की तरह उड़ चुका था। नर्स ने कमरे में प्रवेश किया। मैडम, आपके पति को डिस्चार्ज किया जा रहा है, आप तैयार हो जाइए। आर्या ने समर्थ को उठने में मदद की। कभी वही हाथ झटक दिया गया था और आज वही हाथ सहारे के लिए थाम लिया गया। समर्थ ने धीमी आवाज में कहा, आर्या, अगर तुम मुझे दोबारा मौका दोगी तो मैं वादा करता हूं
अब जिंदगी भर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आर्या की आंखों में हल्की चमक आई। वो बोली, मौका मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन इस बार तुम खुद को भी एक मौका दो। सच से भागना बंद करो, डर से भागना बंद करो। समर्थ ने सिर हिलाया। मैं वादा करता हूं। घर वापसी, जहां हर दीवार मुस्कुरा रही थी। 3 दिन बाद जब दोनों घर लौटे, कावेरी जी ने आर्या को गले लगाकर कहा, बेटी, तुम्हारी वजह से ही ये घर आज भी घर है। रघुवीर जी ने समर्थ से कहा, बेटा, डर अंदर रखोगे तो जहर बन जाता है। सच से भागने की जगह उसका सामना करना सीखो। तुम्हारी पत्नी ने आज हम सबको ये पाठ पढ़ाया है। समर्थ ने शर्म से नजरें नीची कर ली। ये पहली बार था जब वो खुद को दोषी मानने के बजाय जिम्मेदारी लेने को तैयार था। रात में पूरा घर शांत था। शयन कक्ष की छोटी सी टेबल लैंप की रोशनी में आर्या किताब पलट रही थी। तभी दरवाजा खुला। समर्थ धीरे से पास बैठा। उसने संकोच से कहा, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूं? आर्या ने किताब बंद कर दी। ये हाथ तो तुम्हारा ही है समर्थ। झटकने की कोशिश मत करना। इसे छोड़ने की मुझे आदत नहीं है। समर्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो एक लंबा क्षण था, एक ऐसा क्षण जिसमें दर्द, डर, अपराध बोध सब पिघल कर बह गए। कुछ महीने बाद वो शाम जिसने कहानी को मुकम्मल कर दिया। 3 महीने बीत चुके थे। नए टेस्ट भी बिल्कुल नॉर्मल आए थे। जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही थी। एक शाम दोनों मरीन ड्राइव नहीं, बल्कि बेंगलुरु की अपनी पसंदीदा जगह सैंक टैंक लेक के किनारे बैठे थे। हल्की हवा बह रही थी। सूरज ढल रहा था। पानी में सुनहरी रोशनी तैर रही थी। आर्या ने समर्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, याद है क्या कहा था मैंने? डर का सामना करेंगे। साथ साथ समर्थ मुस्कुराया। हां, और तुम्हारी वजह से ही मैंने जाना, प्यार का मतलब छोड़ना नहीं होता, साथ रहना होता है। आर्या ने उसका हाथ थाम लिया। वही हाथ जो कभी दर्द में झटक दिया गया था, आज वही हाथ उसकी पूरी जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा बन चुका था। समर्थ ने कहा, आर्या, मैं वादा करता हूं, जिंदगी भर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आर्या की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, और मैं वादा करती हूं, हर सुबह तुम्हारा हाथ पकड़कर कहूंगी, हम आज भी साथ हैं और हमेशा रहेंगे। दोनों ने हाथ कसकर थाम लिया। पानी में डूबता सूरज जैसे कह रहा था, डर से भागोगे तो रिश्ते टूटेंगे, सच का सामना करोगे तो रिश्ते अमर हो जाएंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में प्यार नहीं, भरोसा सबसे बड़ी ताकत होता है। डर जितना भी बड़ा हो, साथ साथ उसका सामना किया जाए तो जिंदगी हमेशा जीत जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाय केके को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।